पुष्पा कहानी की मेन स्टोरी लाइन इंडिया से कोसों मील दूर जापान में एक प्रथा से जुड़ी है। इस प्रथा में दूल्हा अपनी दुल्हन को महंगे गिफ्ट देता है। इनमें से एक जापान का पौराणिक बाजा है जो लाल चंदन की लकड़ी से बना होता है। ये लकड़ी जापान में उपलब्ध नहीं होती, इसलिए इसे चीन से इंपोर्ट किया जाता है। पर चीन की बॉर्डर तक लाने के लिए यह लकड़ी भारत के मथुरा से ट्रांसपोर्ट होती है। मद्रास के चेकपोस्ट से गुजरते हुए इन लकड़ियों को निकालने का काम सिंडिकेट नामक टीम करती है। यह टीम शेषाचलम के जंगलों से इस महंगी लाल चंदन की लकड़ी को निकालती है और जापान तक इंपोर्ट करवाती है। कहानी के लीड कैरेक्टर पुष्पराज की एंट्री यही से होती है। वह अपने ट्रक में लाल चंदन की लकड़ी भरकर शेषाचलम के जंगलों से गुजर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब पुलिस उसका रास्ता रोक लेती है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है और पुष्पराज उनसे सौदेबाजी करने लगता है। वह कहता है, अगर मेरी बात मानोगे तो 1 लाख दे दूंगा। पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और उसे पीट कर गाड़ी में डाल देते हैं। पुष्पराज पुलिस वालों से कहता है कि 1 लाख कैसा रहेगा, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी पूरी मंडली को 1 लाख बोल रहा हूं, हर एक जने को 1 लाख कह रहा हूं। ये सुनते ही तो सारे पुलिस वाले अपनी गाड़ी रोक देते हैं और कहते हैं कि साहब, आखिर आप हो कौन और वैसे जंगल में आना कैसे हुआ? तो वह कहता है, पुष्पा नाम है मेरा, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस अपने काम से काम रखो। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पुष्पा एक मिल में मजदूरी करता था। एक दिन वह टांग पर टांग रखकर चाय पी रहा होता है। मिल का मालिक उसे इस तरह बैठा देखता है और गुस्से में मैनेजर पर चिल्लाता है, यह कौन है जो मालिक के सामने इस तरह बैठा है? पुष्पा जवाब देता है, मैं जो भी करता हूं अपनी मेहनत की कमाई से करता हूं। अगर आपको मेरा तरीका पसंद नहीं तो मुझे आपकी नौकरी पसंद नहीं। यही से पुष्पा का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास उसे गांव में चर्चित कर देता है। पुष्पा अपनी मां पर चढ़े कर्ज को भी चुकाने के लिए संघर्ष करता है। एक बार गांव का मुनीम उसकी मां को धमकाता है कि कर्ज कब चुकाओगे। पुष्पा पूरे गांव के सामने उस मुनीम को 5,000 रुपये चुका देता है और कहता है, अब पूरे गांव के सामने बोलना कि पुष्पा ने तेरा कर्ज चुका दिया। मुनीम पुष्पा के साहस और ईमानदारी से प्रभावित हो जाता है, लेकिन पुष्पा का सफर यही खत्म नहीं होता। वह जंगल से चंदन की लकड़ी निकालकर अपनी किस्मत बदलने और राजा बनने की ठान लेता है। अगले दिन जब वह अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है तो 2 गाड़ियां आती है। वह किसी से कहता है, अगर 100 में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कहानी यहां से एक नए मोड़ पर जाती है, जहां पुष्पा का संघर्ष और उसका आत्मसम्मान उसे बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाता है। पुष्पराज 1,000 वाली गाड़ी चुनता है। वह सोचता है कि 1,000 में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन जान का जोखिम रहेगा। बिना ज्यादा सोचे समझे वह 1,000 वाली गाड़ी में चढ़ जाता है। गाड़ी उसे मद्रास के शेषाचलम जंगलों में ले जा। सबसे पहले वहां का एक पुजारी सभी दिहाड़ी मजदूरों की पूजा करवाता है। नए काम की शुरुआत के लिए मजदूर लाल चंदन की लकड़ी काटने लगते हैं। अवैध काम होने के कारण पुलिस वहां नहीं पहुंच पाती, लेकिन गोविंद नाम का पुलिस अधिकारी जंगल में पहुंचकर इस काम को रोकने की कोशिश करता है। पुष्पा मजदूरों से कहता है, हमने इतनी मेहनत की है, अब अगर यहां से नुकसान लेकर जाएंगे तो यह हमारी हार होगी। पुष्पा सब माल छिपा देता है। इंस्पेक्टर गोविंद आता है और मजदूरों से पूछता है, माल कहां छिपाया है? मजदूर जवाब देते हैं, आप बरामद करने आए हो या हमारी जान लेने? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ। गोविंद को धमकी मिलती है, आपकी 1 गोली चलेगी तो हमारी 10 गोलियां चलेंगी। डर के मारे गोविंद वहां से चला जाता है। धीरे धीरे पुष्पा इन मजदूरों का लीडर बन जाता है। पुष्पा का आत्मविश्वास और शौर्य उसे गांव के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। वह मजदूरों की हर समस्या को हल करता है, लेकिन पुलिस पुष्पा के बढ़ते वर्चस्व से परेशान होती है। एक दिन गोविंद अपनी पूरी फोर्स लेकर जंगल में आता है। पुष्पा को इस बारे में पहले से जानकारी होती है। वह ट्रक में लकड़ी भरकर जंगल से निकलने की योजना बनाता है। पुलिस पुष्पा को पकड़ लेती है और थाने ले जाती है। वहां गोविंद पूछता है,
तेरा नाम क्या है? पुष्पा जवाब देता है, पुष्पा, पुष्पराज। नाम सुनकर याद रखना। पुलिस उसके पिता का नाम पूछती है। पुष्पा अपने अतीत में खो जाता है। उसे याद आता है जब गांव वालों ने उसे और उसकी मां को नीचा दिखाया था। पिता की पहचान के बिना वो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ता है। पुष्पा के संघर्ष में रेड्डी गैंग की एंट्री होती है। रेड्डी गैंग 3 भाइयों द्वारा चलाया जाता है। सबसे छोटा था झोली रेड्डी, जिसे शबाब और शराब से लगाव था। उसका बड़ा भाई था जागा रेड्डी, जो चालाक और तेज था। और तीसरा सबसे बड़ा भाई था कोंडा रेड्डी, सबसे खतरनाक और क्रूर भाई। कोंडा रेड्डी जंगलों से लाल चंदन की लकड़ी जापान तक इंपोर्ट करवाने का मुख्य काम संभालता था। वह पुष्पा से पूछता है, लकड़ी कहां छिपाई है? पुष्पा कहता है, अगर मैंने बता दिया तो तुम मुझे मार दोगे, अगर नहीं बताया तो पुलिस। तुम जो करना है करो। आखिरकार रेड्डी गंग को पुष्पा की शर्त माननी पड़ती है। पुष्पा उसे लकड़ी का ठिकाना बताने के बदले 5 लाख रुपए की मांग करता है। पुष्पा कहता है, तुम्हारे जैसे जंगल के राजाओं से मुझे डर नहीं लगता, मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूं। सुनसान जंगल के अंदर एक छोटे से कुएं के पास जब पुष्पा लकड़ी लेकर जा रहा था तो पुलिस से बचने के लिए उसने लकड़ी से भरे ट्रक को कुएं में पटक दिया। उसका शानदार दिमाग और तेजी देखकर रेड्डी ने उसे पूरे 5 लाख रुपए दिए। पुष्पा वापस अपने घर जाने के लिए उस गाड़ी में बैठ रहा होता है तो जॉली उसे कहता है कि ओये ओये, कहां पर खुस रहा है तू? दिहाड़ी मजदूर है तू। ये मत समझना कि गाड़ी के अंदर हमारे साथ बैठकर आया तो हमारे साथ बैठकर जाएगा। ये पकड़ 20 रुपए और चल निकल यहां से। इस बात से पुष्पा को गुस्सा आ जाता है। वह केशव से पूछता है, यह गाड़ी कितने की है? केशव जवाब देता है, यह गाड़ी करीब 5 लाख की है। पुष्पा कहता है, ठीक है, मेरे लिए एक लाल रंग की गाड़ी ले आओ, मैं इसमें ही बैठकर जाऊंगा। पुष्पा की यह बात सुनकर केशव हक्का बक्का रह जाता है। थोड़ी देर बाद पुष्पा उसी गाड़ी में बैठता है और अपनी मां को मिठाई खिलाने के लिए लाल गाड़ी घर लेकर आता है। उसकी मां और परिवार के बाकी लोग उसे देखकर काफी खुश होते हैं। लाल चंदन की लकड़ी से भरे ट्रक को पुलिस से बचाने में दिखाई गई दिलेरी के कारण कोंडा रेड्डी खुद पुष्पा को मीटिंग में बुलाता है। यह मीटिंग रेड्डी गैंग की रणनीतियों को लेकर हो रही थी। मीटिंग में कोंडा रेड्डी अन्य ट्रक ड्राइवरों पर गुस्सा करता है जो पुलिस चेकपोस्ट पर अपना माल छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने करीब 10 टन लकड़ी जब्त कर ली थी। रेड्डी गुस्से में कहता है, तुम लोगों की वजह से इतना नुकसान हुआ है, आखिर तुम में दिमाग क्यों नहीं है? पुष्पा बीच में बोलता है, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हमें एक अच्छी योजना बनानी होगी। कोंडा रेड्डी पूछता है, अगर तेरे पास इतना दिमाग है तो बता, तेरा आइडिया क्या है? पुष्पा कहता है, आइडिया सबके सामने नहीं बता सकता, मैं अकेले में बताऊंगा। इसके बाद पुष्पा दूध के टैंकर के नीचे चंदन की लकड़ी छिपाने का आइडिया देता है। वह लकड़ी को टैंकर के निचले हिस्से में छुपाने और ऊपर दूध भरकर पुलिस चेकपोस्ट पार करने की योजना बनाता है। यह योजना सफल रहती है। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। धीरे धीरे यह गैंग मालामाल हो जाता है। इसी बीच पुष्पा की नजर दूध बेचने वाली एक लड़की श्रीवल्ली पर पड़ती है। उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। वह उसे देखता रहता है और सोचता है कि कैसे अपने दिल की बात कहे। एक दिन पुष्पा मंदिर के सामने प्रसाद लेकर भगवान से मन्नत मांगता है। वह कहता है, अगर आज उसने मुझे देखा तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। थोड़ी देर बाद श्रीवल्ली उसे देखती है और मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान देखकर पुष्पा मानो उसकी ओर खींच जाता है। वह अपने दोस्तों से कहता है, अब तो मुझे किसी भी हाल में उसे प्रपोज करना है। कहानी में एंट्री होती है मंगल सीनू की, जिसके पास 1000 टन लाल चंदन की लकड़ियां पड़ी होती है। वह अपनी इन लकड़ियों को छिपाने कोंडा रेड्डी के गोडाउन में आता है। कोंडा रेड्डी कहता है, मेरे पास एक नया आदमी है जिसका नाम पुष्पा है। इसके आने के बाद से पुलिस ने हमारी एक भी लकड़ी नहीं पकड़ी। यह काम अब वह संभालेगा। अगर कोई दिक्कत है तो बेफिक्र रहो और आराम से मजे करो। हालांकि
गोविंद के सीक्रेट ठिकाने का पता पुलिस को लग चुका था। पुलिस ने वहां छापा मारा और रंगे हाथ पुष्पा और कोंडा रेड्डी की गैंग को पकड़ने की कोशिश की। यह बात जैसे ही पुष्पा तक पहुंची, उसने ठिकाने पर मौजूद सारी लकड़ियों को पानी में फेंक दिया। इसके बाद उसने डैम को बंद करवाकर लकड़ी को बचाने का उपाय किया। जब गोविंद अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचा तो उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस हार मानकर लौट गई और हजारों टन लकड़ी बचा ली गई। अब मंगल सिन्हू और अन्य नेताओं के सामने पुष्पा की प्रतिष्ठा काफी बढ़ चुकी थी। मंगल सिन्हू ने उसे अपनी पार्टी में आमंत्रित किया। यह पार्टी बड़े नेताओं, पुलिस अधिकारियों और लाल चंदन के तस्करों के सिंडिकेट की मीटिंग थी। यह सिंडिकेट लाल चंदन की लकड़ी को भारत से चीन और फिर जापान भेजता था, जहां इस लकड़ी का उपयोग महंगे फर्नीचर और सजावटी सामान बनाने में होता था। पार्टी के दौरान पुष्पा को पता चलता है कि जो माल मंगल सिन्नू ने चेन्नई के मुरुगन को 2 करोड़ में बेचा, उसका सिर्फ 25 लाख कोंडा, बाकी का पैसा उसने खुद के पास रख लिया। पुष्पा ने कोंडा रेड्डी को यह बात बताई। रेड्डी ने कहा, अगर यह सच है तो खुद जाकर उससे बात कर। अगर वह पैसा देने को राजी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझे नहीं जानता और तू मुझे नहीं जानता। सीन चेंज होता है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने की योजना बनाता है। वह अपनी मां को श्रीवल्ली के घर रिश्ता लेकर भेजता है, लेकिन तभी पुष्पा का सौतेला भाई वहां पहुंचता है और रिश्ता खराब कर देता है। वह श्रीवल्ली के पिता से कहता है, नाजायज औलाद के घर पर अपनी बेटी देने से पहले 1000 बार सोचना। यह सुनकर पुष्पा गुस्से में उसके सिर पर घड़ा दे मारता है। इसी दौरान उसकी मां नीचे गिर जाती है और घायल हो जाती है। पुष्पा अपनी मां को तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में पुष्पा अपने दोस्त केशव को अपने जीवन की कहानी बताता है। वह कहता है, काफी साल पहले जब मेरे पिता की मौत हुई थी, तब मेरे सौतेले भाई ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। घर का सारा सामान फेंक दिया और मेरे पापा का लॉकेट भी छीन लिया। मगर मैं पुष्पा राज नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, झुकेगा नहीं साला। अगले दिन पुष्पा मंगल सिन्नू के पास जाता है। मंगल सिन्नू पुष्पा से कहता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो? पुष्पा कहता है कि मैं भी 25 का 50 करने आया था, लेकिन यहां पर इतना रिस्क देखते मुझे एक खोखा करना पड़ेगा। आज से 1 टन का 1 करोड़ लेगा मैं। तू नहीं देगा तो मैं अब सीधे मुरुगन से डील करूंगा। अगर तुमने दखल दिया तो अच्छा नहीं होगा। मंगल सिन्नू के आदमी इस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन पुष्पा अकेले ही उन्हें हरा देता है। वह चेन्नई जाकर मुरुगन से कहता है, यह लकड़ी का सैंपल देखो। अगर पूरे माल की जरूरत है तो मुझसे सीधे संपर्क करो, बीच में किसी को न लाओ। मुरुगन पुष्पा के सैंपल से प्रभावित होकर उससे सौदा करता है। इसी बीच पुष्पा को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता ने पुलिस को उनकी लकड़ियों का ठिकाना बताया था। कोंडा रेड्डी ने बदला लेने के लिए श्रीवल्ली को धमकी दी और उसे अपने घर बुलाया। श्रीवल्ली मजबूरी में कोंडा रेड्डी के घर जाती है, लेकिन पहले वह पुष्पा को सारी बात बताती है। पुष्पा गुस्से में जॉली रेड्डी के घर पहुंचता है और उसे बुरी तरह पीट देता है। सीन शिफ्ट होता है पुष्पा केशव पर, क्योंकि इस वक्त यह बात कर रहे थे कि हमने जॉली रेड्डी की जो हालत करी है, कोंडा रेड्डी हमें कभी उसके लिए माफ नहीं करेगा। और इतने में कोंडा रेड्डी का गेट खोलकर अंदर आ जाता है और बोलता है कि पुष्पा, कल हवाले का पैसा जो तिरुपति से हम लेकर आने वाले हैं, क्या उसका हाफ नोट तेरे पास में पड़ा है? पुष्पा कहता है कि हाँ, वह मैंने संभाल कर रखा है। कलम जल्दी सुबह वहां से पैसा निकाल कर लाएंगे। लेकिन तभी केशव को शक होता है कि क्या कोंडा रेड्डी ने उनकी बात सुनी है। अगले दिन पुष्पा और कोंडा रेड्डी हाफ नोट को लेकर हवाले का पैसा लेने के लिए जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ केशव घर पर बैठा होता है। झाड़ू लगाने वाली वहां झाड़ू लगाकर गाना गा रही थी। केशव उससे पूछता है, तूने मेरा गाना सुना कैसे और तू सेम गाना कैसे गुनगुना रही है? वो बताती है, गेट के पास से सारी आवाज सुनाई देती है। कल जब तुम जॉली रेड्डी को पटक पटक कर मार रहे थे, वह बातें मैंने और कोंडा रेड्डी ने सुन ली थी। यह सुनकर केशव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पुष्पा को पेजर पर डेंजर मैसेज भेजता है।
डेंजर का संदेश डिकोड कर लेता है। लेकिन तभी कोंडा रेड्डी के लोग उसे घेर लेते हैं। उसी वक्त मंगल सिन्नू के आदमी आकर कोंडा रेड्डी के आदमियों पर हमला कर देते हैं। हालांकि वे यहां पुष्पा को मारने आए थे, क्योंकि पुष्पा ने डायरेक्टली डील मारी थी। लेकिन लड़ाई के बीच कोंडा रेड्डी मारा जाता है। यहां पर एक बहुत अच्छा फाइट सीन दिखाया गया है, लेकिन इसे ज्यादा विस्तार में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वीडियो पहले ही लंबा हो चुका है। अंत में यह निकल कर आता है कि मंगल सिन्नू के साले ने जो पुष्पा पर अटैक कराया था वह सफल नहीं हो सका। पुष्पा मंगल सिन्नू के फोन के सामने उसके साले को जान से मार देता है। वह कहता है, मैं इसे 5 मिनट पहले ही मारा। अगर तुमने 5 मिनट देरी न की होती तो शायद मैं उसे छोड़ देता। यह बोलते ही पुष्पा मंगल सिन्नू को गोली मार देता है। अगले दिन पूरे गांव में शोक का माहौल होता है। कोंडा रेड्डी, जो गांव का एक नामी गिरामी व्यक्ति था, अब मर चुका है। उसकी श्रद्धांजलि सभा में बड़े बड़े एमएलए, पॉलिटिशियन और मंगल सिंह के लोग मौजूद होते हैं। मंगल सिन्नू कोंडा रेड्डी के बेटे जक्का रेड्डी से कहता है, तुमने मेरे भाई को मारा है, हमें उसकी बॉडी चाहिए। पुष्पा इस दौरान कहता है, मंगल सिंह खुद क्या कम है, वह 25 लाख में 1 टन माल खरीदकर उसे 2 करोड़ में बेचता है। यह दगाबाजी नहीं है। मैं सिंडिकेट का काम संभालूंगा और सभी को उनका हक मिलेगा। एमएलए साहब, यह आपके लिए कमीशन के 3 करोड़ है, मुझे मौका दीजिए। एमएलए को पुष्पा की बात में दम लगता है। वह मंगल सिन्नू को हटाकर पुष्पा को सिंडिकेट का हेड बना देता है। अब पुष्पा के हर जगह जलवे चल रहे होते हैं, लेकिन इन जलवों को रोकने के लिए भैरव सिंह शेखावत की एंट्री होती है। पुष्पा को पता चलता है कि गोविंद के ट्रांसफर के बाद आने वाले पुलिस वाले को पैसे देकर सेटिंग करनी होगी। वह सीधा भैरव सिंह के पास पहुंचता है और उसे पैसों का बेअंग दे देता है। भैरव सिंह कहता है, मैंने कुछ कम लग रही है, पैसे पूरे हैं, लेकिन इज्जत में कमी है। अगर तू मुझे सर कहेगा तो बात बनेगी। पुष्पा गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। वह पूछता है, और कितना कम पड़ रहा है साहब? भैरव सिंह कहता है, अब मैं डिसाइड करूंगा कि पैसा कहां जाएगा, कौन सी डीलिंग कब होगी, यह भी मैं तय करूंगा। पुष्पा मन ही मन कहता है, अब तक मेरा कोई बॉस नहीं था, लेकिन इसे भी मैं संभाल लूंगा। एक दिन पुष्पा की शादी श्रीवल्ली से हो रही होती है, लेकिन वह शादी में जाने के बजाय भैरव सिंह के साथ पहाड़ पर बैठकर दारू पी रहा होता है। वह भैरव सिंह को याद दिलाता है, तुमने मुझे, मेरी मां, मेरी बीवी और मेरे बाप का नाम लेकर नीचा दिखाया। यहीं पर इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन आता है। पुष्पा भैरव सिंह की बंदूक पकड़कर कहता है, जिस दिन मैंने गुस्से में मुट्ठी बंद की थी, उसी दिन तुम्हारी गोली इसमें चल जानी चाहिए थी, लेकिन आज गोली चलेगी। पुष्पा खुद के मुट्ठी में गोली मार देता है और कहता है, यह खून जो मेरी रगों में दौड़ रहा है, वही मेरी पहचान है, यही मेरा ब्रांड है। भैरव सिंह को नंगा करके उसके कपड़े जला देता है। भैरव सिंह घबराकर कहता है, तू नहीं बचेगा पुष्पा। पुष्पा कहता है, ब्रांड इंसान के कर्मों से होता है, पहनावे से नहीं। पुष्पा शादी के लिए चला जाता है। वहीं नंगा होकर भैरव सिंह पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उसका कुत्ता तक उसे नहीं पहचानता। वो उस कुत्ते को गोली मार देता है। दूसरी तरफ पुष्पा की शादी श्रीवल्ली से हो जाती है। भैरव सिंह क्रोध में जल रहा होता है। पुष्पा शादी के लिए चला जाता है। वहीं नंगा होकर भैरव सिंह पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उसका कुत्ता तक उसे नहीं पहचानता। दूसरी तरफ पुष्पा की शादी श्रीवल्ली से हो जाती है। भैरव सिंह क्रोध में जल रहा होता है। इस प्रकार पुष्पा द राइज का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम पुष्पा के अगले पार्ट को लेकर आएंगे।